नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और सक्सेस लर्निंग की यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने कल आपसे हमने बताया था कि अर्थशास्त्र के विषय में 12th क्लास की जो बुक है उसके अलग अलग अध्याय प्रतिदिन आपके साथ में हम बांटेंगे। और उसी कड़ी में आज आपके बीच में व्यष्टि अर्थशास्त्र 12th क्लास का जो प्रथम चैप्टर है वो लेकर आपके बीच में हाजिर हैं, उपस्थित हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। वे जो बेसिक है इस अध्याय का, इस अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर है, उसके बाद बारे में बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसकी एक परिभाषा, जो एक कॉमन परिभाषा है, उसे हम पढ़ सकते हैं कि अर्थशास्त्र, जैसा कि आपने कल इसको बताया था, अर्थ यानी कि धन और शास्त्र यानी कि विज्ञान, या फिर जिसका हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं या फिर वो ज्ञान। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। इस परिभाषा में हमें दो बातें नोट करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरी अर्थशास्त्र को हमारे सामने समझने में आसानी उपलब्ध करवाएगी। जिसमें से एक तो हम ये लेकर चलेंगे कि हमारे पास क्या है, आवश्यकताएं हमारी असीमित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अर्थशास्त्र के नज़रिए से कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, और उसके पास में क्या होते हैं, साधन हमेशा ही क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ये दो बातें हैं हमें अर्थशास्त्र को समझने में आसान बना देगी। तो ये बातें हमें नोट करनी है कि क्या है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी कौन सी असीमित आवश्यकताएं, यानी जिस मनुष्य की क्या होती है, आवश्यकताएं असीमित होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है, वो असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन, यानी साधन यानी कि पैसा, धन, या फिर हमारे पास में क्या है, जो साधन है वो सीमित है, धन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी अलग अलग जो शास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्र को जानने वाले हैं, उनमें अलग अलग परिभाषाएं हमारे बीच में रखी गई। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो सबसे पहली है और जो अर्थशास्त्र के पिता जिन्हें कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, तो ये बात हम नोट कर लेंगे। एक नंबर में क्वेश्चन भी हमारे बीच में आता है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक परिभाषा दी है दोस्तों, और वो कौन सी दी है, 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी एक परिभाषा दी है, धन से संबंधित परिभाषा। धन से संबंधित यदि पूछ लिया जाए कि धन से संबंधित परिभाषा किसने दी है, तो एडम स्मिथ ने धन से संबंधित परिभाषा दी है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी परिभाषा में धन के ऊपर फोकस किया है। ये परिभाषाएं चार अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो है भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा, वो किसने दी थी, वो दी थी 1890 में डॉक्टर मार्शल ने। तो ये भी हमारे पास में एक प्रश्न आ सकता है, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से प्रश्न कि भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी थी, तो 1890 में डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा दी। अब इसके बाद में क्या है, दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दी, साधन क्या है हमारे, दुर्लभ है, तो इससे संबंधित परिभाषा किसने दी थी, 1932 में रॉबिन्सन ने दी थी। रॉबिन्सन ने क्या दी थी, 1932 में दुर्लभता संबंधित परिभाषा रॉबिन्सन ने दी। उसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हुए तीन, प्रोफेसर सैमुअल्सन, पीटरसन और फर्ग्यूसन, इन तीनों ने मिलकर अपनी एक परिभाषा दी, जो क्या है, दुर्लभता संबंधित परिभाषा के विपरीत में दी गई थी, विकास केंद्रित परिभाषा। यानी कि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो निरंतर विकास कर रहा है, तो इस विकास को केंद्र में रखकर एक परिभाषा दी प्रोफेसर सैमुअल्सन, पीटरसन और फर्ग्यूसन ने। तो इन चार अर्थशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन दोस्तों इन चारों ही परिभाषाओं में कुछ ना कुछ खामियां रही, इसलिए हमें एक बहुत ही अच्छी, इन चारों को मिलाकर, जिसमें भौतिक कल्याण संबंधित और दुर्लभता संबंधित परिभाषा मिलाकर एक और परिभाषा बनाई, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। उस परिभाषा को हम समझ सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, और साधन हमारे क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यानी कि उनके हम अपने साधनों का इस्तेमाल अलग अलग रूप में कर सकते हैं, उनके उपयोग अनेक है, लेकिन साधन क्या है, सीमित है। तो उनमें से हमें चयन करना होता है कि हम अपना पैसा किस आवश्यकता पर अधिक लगाएं,
क्योंकि आवश्यकताएं हमारी असीमित है और उनमें से एक सबसे उपयुक्त आवश्यकता का चुनाव करना होता है जो हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। तो एक चयन होता है और उसके बाद में चयन किस आधार पे होगी, जो वस्तु हमें सबसे ज्यादा अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी उसी वस्तु का क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं। विकास तथा कल्याण, एक बहुत ही अच्छी परिभाषा इसमें बनती है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य क्या करता है, अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सीमित साधनों से करता है या उस वस्तु का चयन करता है जो उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। आप इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं। आपको और परिभाषाएं याद नहीं करनी होंगी या फिर परिभाषाएं याद न हो तो आप इस ग्राफ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसी से अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने सीमित साधनों में से किसका चयन करता है, उस आवश्यकता का चयन करता है जो उसे अधिकतम संतुष्टि और कल्याण प्राप्त प्रदान करती है। तो ये सबसे अच्छी परिभाषा रहेगी। इसमें ये चारों ही परिभाषाएं जो हैं इसके अंदर शामिल हो जाएगी और अर्थशास्त्र की एक सबसे सटीक और अच्छी परिभाषा हमारे बीच में निकल कर आएगी। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को 4 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मांग का सिद्धांत, नंबर 2 पे है उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत हम सबसे पहले मैंने जब कल ही आपको बताया था कि हमें क्या है, अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति जो 2 चीजें हैं उनका अध्ययन यदि हम कर लेते हैं तो हमारा अर्थशास्त्र को जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मांग का सिद्धांत क्या होता है, एक बाजार क्षेत्र के अंदर यदि किसी वस्तु की कोई मांग की जा रही है तो वो क्या होगा, हम किसके अंदर उसका अध्ययन करेंगे, मांग के सिद्धांत के अंदर करेंगे। और मांग किसी भी वस्तु की किस कारण से उत्पन्न हो रही है उन कारणों की भी खोज किसके अंदर की जाएगी, मांग का सिद्धांत नियम के अंदर। उत्पादन का सिद्धांत, कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं का निर्माण क्यों करेगा, किस लिए करेगा, इन सब बातों का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, उत्पादन का सिद्धांत के अंदर इन बातों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद है अपनी कीमत निर्धारण का सिद्धांत। किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। तो कीमत का निर्धारण किन के आधार पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसका हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण का सिद्धांत के अंदर हम इस बातों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट एंड लिस्ट क्या है, साधन कीमत का सिद्धांत। साधन क्या होते हैं, अपने 4 साधन होते हैं। एक तो जो मनुष्य काम करता है यानी श्रम, एक भूमि और अपना ब्याज और पूंजी। ये 4 चीजों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जो अपनी कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट है, उनका अध्ययन किया जाता है साधन कीमत के अंदर। यानी जो अतिरिक्त हम अपनी श्रम लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं या फिर हमारे मजदूर, यानी कि जो 4 चीजें होती हैं उनका अध्ययन साधन कीमत में किया जाएगा। उसके पश्चात जो है अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति कैसी होती है, अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, एक विज्ञान और एक कला। अब ये सोचते हैं कि भी अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो विज्ञान क्या है कि ये अपना भौतिक विज्ञान नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसमें केवल नियम होते हैं और हर चीज का नियम होगा तो वो क्या होगा, विज्ञान के अंदर इसको हम डिनोट करेंगे, विज्ञान के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए क्या होता है कि अर्थशास्त्र के कुछ नियम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, इसलिए उसे क्या करते हैं, तथ्य होते हैं, तो विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर कुछ नियम होते हैं और कुछ तथ्य होते हैं, इस कारण से क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। और अर्थशास्त्र को कला क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है इसके अंदर सभी कार्य। तो क्या होगा कि कोई भी कार्य जो मनुष्य द्वारा किया जाता है उसे कला कहते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारा क्या होगा, कला के रूप में भी हम अर्थशास्त्र को देखते हैं। 2 प्रकार का विज्ञान होता है, एक वास्तविक होता है और एक होता है आदर्शात्मक। वास्तविक जो है जैसा है वैसा ही हमारे समक्ष इसका रूप प्रकट किया जाता है, उसे वास्तविक कहते हैं। और आदर्शात्मक किसके कहते हैं, जिसे हम ये महसूस करते हैं कि भविष्य में शायद अच्छा हो जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, उसके साथ में कुछ संभावनाएं जुड़ी होती हैं, उसे आदर्शात्मक शास्त्र कहते हैं। यानी अपना अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, एक विज्ञान की प्रकृति का, एक कला प्रकृति का।
विज्ञान में दो है, एक वास्तविक और एक आदर्शात्मक। जहाँ वास्तविक है, फैक्ट है, वो विज्ञान है, और एक नए प्रकार का इसके अंदर शास्त्र है आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान में क्या है, कुछ संभावनाएं उसके साथ जुड़ी होती है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, आदर्शात्मक विज्ञान इसे कहा जाता है। तो ये आज अपना चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, तो बेसिक चैप्टर है, इसमें से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। 1 नंबर में अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एडम स्मिथ ने जो है किस प्रकार के अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, तो धन से संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के अंदर। भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी, तो ये पूछा जा सकता है, डॉक्टर मार्शल ने दी। इसके अलावा दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दी, तो रॉबिन्सन ने दी 1932 के अंदर। और विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी, प्रोफेसर सैमुअलसन पीटरसन फर्ग्यूसन, जिनका क्या है, नोबेल प्राइज विजेता है ये। तो इन्होंने जो है अपनी विकास संबंधित परिभाषाएं, केंद्रित परिभाषा दी। तो ये हमारा आज का चैप्टर है। तो कल हम सेकंड चैप्टर करेंगे, और आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।